8 दिसंबर 2021 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनके साथ 10 अन्य लोग MI-17V5 हेलीकॉप्टर में, जो कि नीलगिरीज के ऊपर उड़ रहा था, इन सभी लोगों की वहां पर जान चली गई। अनफॉर्चुनेटली जो उस समय एक नेशनल लेवल पर ट्रेजेडी हुई, जिस समय पूरा देश इन 11 लोगों की मृत्यु की वजह से परेशान था, उस समय मिलिट्री के कुछ आला अधिकारी, जिन्होंने अपना एक सोशल मीडिया पर अग्रेसिव प्रेजेंस बना रखा था, ये लोग वहां पर कुछ थिंक टैंक के सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर बार बार इस नेशनल ट्रेजेडी को ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की जो मृत्यु हुई, वो उनके कर्मा की वजह से हुई, उनके पूर्व पास्ट एक्शंस की वजह से हुई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो डेथ थी, उस डेथ के इंसिडेंट को कुछ अधिकारियों ने अपने पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म को बना रखा था इस तरीके से, वो भी तब जब पूरी भारत की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कल्चर हमेशा से डिग्निटी और रिस्ट्रेंट कर रहा है। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये सारे लोग, जितने भी उस समय के कुछ आला अधिकारी, रिटायर्ड वाले, साथ में इनके साथ जो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स थे, कुछ पॉलिटिकल लेवल पर डिफेंस कमेंटेटर्स और स्पेशलिस्ट्स थे, ये सारे लोग थे कौन? ये थे एक ऐसे ग्रुप के हिस्सेदार जिसको आज की डेट में बोला जाता है चंडीगढ़ लॉबी। चंडीगढ़ लॉबी कोई ऑफिशियल या लीगली डिफाइंड ग्रुप नहीं है, ये बल्कि एक इनफॉर्मल क्लब है कुछ ऐसे सर्विंग रिटायर्ड मिलिट्री के अधिकारियों का, जो पहले मिलिट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे थे, जिन्होंने मिलिट्री डिस्कशन से लेकर मीडिया कमेंट्रीज तक आकर और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पोजीशंस पे डिफेंस के एडवाइजरी रोल्स तक निभाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनको चंडीगढ़ लॉबी ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी इनमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो चंडीगढ़ में बसे हुए हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ के अंदर कुछ वहाँ पर बड़े बड़े क्लब्स और साथ में गोल्फ क्लब अन्य जैसी स्थानों की मेंबरशिप्स लेकर वहाँ पर अलग अलग तरीके से शराब का सेवन और ये सब करते हुए नरेटिव बनाने की कोशिश अक्सर करी है। इनके साथ मिल जाते हैं वहाँ पर कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स और डिफेंस जर्नलिस्ट्स, जिसकी वजह से बनता है ये एक बहुत ही इनफॉर्मल सा अनफेमस क्लब जिसका नाम है चंडीगढ़ क्लब। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये एक ऐसा पॉपुलर क्लब है जहाँ पर बेसिकली पब्लिक डिबेट्स रिटायरमेंट के बाद इस तरीके से किए जाते हैं ताकि वो सिर्फ नरेटिव ही शेप ना करें, बल्कि नरेटिव के बाद जो भी आउटकम्स वहाँ पर हों उनमें किसी प्रकार की कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो। लेकिन इन लोगों का आफ्टर ऑल इशू क्या है? इनके इशू को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इन लोगों ने खेल किस प्रकार का खेला है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज जान के देखिए आप कि भारत हमेशा से, हम जानते रहे हैं कि एक डिफेंस लेवल का बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है। हमने अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग डिफेंस के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। जब आप डिफेंस के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हो तो आपको मिलिट्री सर्विस में कुछ अधिकारियों को उन देशों में स्टडी टूर्स के लिए भेजना पड़ता है, उन देशों में डिफेंस ट्रेनिंग के लिए भी भेजना पड़ता है। यहाँ पर कई ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले कई दशकों में जो भारत की मिलिट्री और सेना में सर्व किए थे, ये इन देशों में गए हैं। इन देशों में जाकर इन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग ही प्राप्त नहीं करी, बल्कि वहाँ का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम था उसको भी समझा। और जाहिर सी बात है कि जब आप एक आला मिलिट्री के अधिकारी होने के नाते किसी दूसरे देश में जाते हो, सिर्फ ट्रेनिंग और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टडी करने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर उस देश में आप जाते हो भारत के एक रिप्रेजेंटेटिव बन के भी, तब एक ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि जिस देश में आप जा रहे हो वो आपकी खातिरदारी काफ़ी अच्छे से करता है, क्योंकि वो चाहेगा कि आप लॉन्ग रन में डिफेंस के प्रोडक्ट्स भारत उन्हीं से ही खरीदता रहे। इस तरीके से कहीं ना कहीं रिपीटेड विजिट्स के थ्रू कुछ अधिकारी अक्सर कई बार कॉम्प्रोमाइज हुए भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर उन कॉम्प्रोमाइज्ड अधिकारियों की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने अपने इंटरेस्ट इस प्रकार के बना लिए थे कि इन्होंने इन देशों के साथ इस प्रकार के रिश्ते अलग अलग वहाँ पे वर्गों के और ग्रुप्स के साथ रख लिए थे कि जिसके तहत इन्होंने अब ये चीज़ ठान ली थी कि अगर भारत को किसी प्रकार का कोई डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए तो ये पॉलिसी बनाने के लेवल पर इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे कि वो पॉलिसी मेकिंग में सिर्फ उसी देश के डिफेंस इक्विपमेंट्स लेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि अगर देश आज की डेट में इंडिजिनस प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहा है,
आज अगर मान लीजिए भारत ये बोलता है कि पहली बात, हम आत्मनिर्भर सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजीज में नहीं बनेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हम एक ग्लोबल लेवल के डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनेंगे। 2026 में इस मोमेंट पर, जनवरी में, परिस्थिति ये है कि भारत इस मोमेंट पर विश्व का टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर है अपने आत्मनिर्भरता की वजह से। तो प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ से बेचैनी हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर भारत यहाँ पर आत्मनिर्भर बनेगा तो इस आत्मनिर्भरता के तहत सबसे पहले तो ये जो सप्लाई चेन उन देशों से आ रही थी वो डिसरप्ट होगी। और जब ये डिसरप्ट होगी तो यहाँ पर इशू आएगा कि भाई अब उस सप्लाई चेन को मेंटेन कैसे किया जाए, जिस चेन के थ्रू कुछ लोगों की प्रमोशन से लेकर कुछ लोगों के पैसों के तहत उनके बच्चों का बाहर सेटलमेंट तक होना और उनके बच्चों की बाहर शिक्षा होना तक, यहाँ पर हर चीज़ मैनेज हुई थी। इस रीज़न से ये लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि ये चंडीगढ़ लॉबी ने इवेंचुअली, जैसे जैसे भारत ने जिस तरीके से इंडिजिनस प्रोडक्शन पे, आत्मनिर्भरता पे फोकस किया, उतना ही इन लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे क्वालिटी के ऊपर। इन्होंने सवाल उठाने शुरू करे कि भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स की क्या रिलायबिलिटी होगी। इन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि भारत इस मोमेंट पर खुद डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनकेपेबल है। इन्होंने जज करना शुरू कर दिया ये कह के कि इंडिजिनस सिस्टम्स हमारे जो हैं, जिनको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली आवश्यकता है ही नहीं उसकी। तो जब आप इस प्रकार से एक नरेटिव को पुश करते हो, इस नरेटिव के तहत जब आप बार बार ये बात बोलते हो कि हमारे देश में अभी इस मोमेंट पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो आप एक ऐसा नरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हो लोगों के मन में कि भारत अगर खुद किसी प्रकार की इंडिजिनस कैपेबिलिटी को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो उसके लिए एक गलत नीति है। अब यहाँ पर खेल समझने की कोशिश कीजिए कि इन लोगों की तरफ से ये खेल क्यों खेला जाता है। क्योंकि आज अगर भारत मान लीजिए एक फॉरेन सप्लायर से एक इक्विपमेंट खरीदता है और कल को उस इक्विपमेंट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है, तो मिलिट्री के अंदर के सर्विस अधिकारी वो फॉल्ट को लेकर सबसे पहली बात उस फॉरेन सप्लायर के ऊपर ब्लेम डाल सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी देश जो इंडिजिनस प्रोडक्शन करके आत्मनिर्भर बनता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ होगी। टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई कमी हमेशा रह जाएगी। अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बनाने के टाइम पर मान लीजिए कोई कमी रह जाती है, तो इन लोगों का, इस ग्रुप का मानना यह है कि इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर क्यों लें। क्योंकि अगर एक्सटर्नल इक्विपमेंट बाहर के देश से आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक फॉरेन लेवल के प्लेयर के ऊपर डाल सकते हैं। कितनी अजीब सी बात है कि भारत की सेना में, जिसका हमेशा वैल्यूज, एथोस और कल्चर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि एक ऐसा वर्ग वहां पर क्रिएट हो रहा था और हुआ है एक पॉइंट पर, जिसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम रिस्पॉन्सिबल क्यों बने इंडिजिनस वेपन को लेकर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को श्रग ऑफ करने के लिए इन्होंने देश में इंडिजिनाइजेशन को रोकने की कोशिश करी और इन्होंने फॉरेन प्लेयर्स की निर्भरता के ऊपर पूरा फोकस डाला ताकि किसी भी तरीके से कोई भी फेलियर का ब्लेम इनके ऊपर ना आए। आर्मी इनके वैल्यूज किस प्रकार से रिकनसाइल कर पा रही थी, ये प्रोबेबली भारत की सेना को ही समझने की आवश्यकता थी, जब ये लोग भारत की सेना में उस समय इन्वॉल्व थे। और सबसे बड़ी बात, ये तो सिर्फ गेम यहाँ पर इंडिजिनस प्रोडक्शन का नहीं था। इन लोगों ने हर एक ऐसे व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर भी हैरेस करने की कोशिश करी, तंग करने की कोशिश करी, जिस व्यक्ति ने सेना में रहते हुए या तो देश हित की बात की हो और या फिर वहां पर रहते हुए उन्होंने इंडिजिनस लेवल के प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की हो। क्लासिक उदाहरण यहाँ पर जनरल वीके सिंह का बनता है। जनरल वीके सिंह के साथ क्या दुर्गति हुई ये पूरा देश जानता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अक्सर ये बात बोली थी कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग इंडिजिनस लेवल पर करने की आवश्यकता है, हमें इंडिजिनस वेपन्स डेवलप करने पड़ेंगे और अपना फॉरेन इंपोर्ट घटाना पड़ेगा। कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस लॉबी ने पहले तो जनरल वीके सिंह के खिलाफ एक फेक डेट ऑफ बर्थ के पूरे कंट्रोवर्सी को मैन्युफैक्चर किया। जब उसमें ये लोग नाकाम हो गए तो उसके बाद इन्होंने इस तरीके तक चीज को पेश करने की कोशिश करी कि जनरल वीके सिंह एक प्रसिद्ध अखबार के तहत मिलकर वहां पर एक नैरेटिव गढ़ा गया कि कैसे जनरल वीके सिंह भारत की उस समय की सरकार के ऊपर एक मिलिट्री कू प्लान कर रहे हैं। रियलिटी ये थी कि उस अखबार ने इवेंचुअली ये पूरी की पूरी स्टोरी पब्लिश करने के बाद माना कि किसी प्रकार का मिलिट्री कू नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक रूटीन प्रैक्टिस थी जिसमें मिलिट्री केवल मूव कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह।
सोच के देखिए कि एक इंडिजिनस व्यक्ति को जो इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात भी करे, यहां पर उसकी लीडरशिप को आप टार्निश करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दूसरा, इसी विचारधारा के लोग जो उस समय सेना में भर्ती थे, जो इस चंडीगढ़ लॉबी के हिस्सेदार थे, वही लोग आज की डेट में कुछ ऐसे राजनेताओं के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली हिंदुत्वा को लेकर हिंदू टेररिज्म के नरेटिव को भी मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करी। हिंदू टेररिज्म की थ्योरी भी जब पूरी ग्रेजुअली डिसमेंटल हुई, उसको डिसमेंटल करने के बाद इन कुछ अधिकारियों का जिसमें इन्होंने एक पॉलिटिकल और पुलिस लेवल पर नेक्सस बना के गेम खेला था, वो भी एक्सपोज हो गया। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि यहाँ पर ये वही लोग हैं जिन्होंने कर्नल हनी बख्शी, जो देश के एक ऐसे जाबाज ऑफिसर हैं जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन टीएसडी नाम के एक कोवर्ट यूनिट को बनाकर पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए एक यूनिट तैयार किया था, डेडिकेटेड लोग तैयार किए थे, इन्होंने उस यूनिट तक को क्लोज करवा दिया ये कह कहकर कि उस यूनिट में किसी भी प्रकार से कोई ओवरसाइट नहीं है और हमें कोवर्ट ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोवर्ट ऑपरेशन करना हमारे हित में नहीं है। आप इस लॉबी का दबदबा सोच के देखिए कि इन्होंने किस प्रकार के लेवल की इमेज टार्निशिंग की है अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों की। तो इस चीज़ से आपको आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, जो हमने शुरुआत में बात करी कि कैसे ये लोग, एक पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जिन्होंने पूरे इंडिजिनाइजेशन के प्रोजेक्ट को अपना एक प्रायोरिटी प्रोजेक्ट और पेट प्रोजेक्ट बनाकर चलाया था, एक नेशनल प्रोजेक्ट के तहत उसको एक दिशा दी थी, कि क्यों उनकी मृत्यु के बाद ये लोगों में इतनी खुशी थी, क्योंकि ये वो लोग थे जिनको लग रहा था कि एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक हट गया। आज की डेट में ये लोग, ऐसा नहीं है कि इनकी एक्टिविटीज अभी भी खत्म हो गई, अभी भी ये लोग आपको मिलेंगे इसी तरीके से इन चीज़ों के ऊपर, इन्हीं आइडियाज़ के ऊपर अटैक करते हुए। और ये ढूंढने मुश्किल नहीं है, आप ढूंढ के देखिए और आप समझ रहे हैं कि वो लोग कौन हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट्स होने के नाम पर भारत की कैपेबिलिटी के बारे में चर्चा कम और पाकिस्तान और चाइना की कैपेबिलिटी के बारे में चर्चा ज़्यादा करते हैं। आज भी आप देखेंगे कि ये एक्सपर्ट्स हर जगह यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो इस प्रकार से नरेटिव को शेप करने की कोशिश करेंगे कि भारत में किसी प्रकार के थिएटर कमांड को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं जो आज भी सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो भारत में अलग प्रकार से चल रहा है उसको लेकर ऑपोजिशन शो करेंगे। ये वही लोग हैं जो भारत में किसी भी प्रकार के डिफेंस इंडिजिनाइजेशन को आज की डेट में ओपोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य ये है कि फॉरेन लेवल पर जो सपोर्ट आ रहा है और फॉरेन इक्विपमेंट्स जो भारत खरीद रहा है वो खरीदता रहे। आज तेजस एक कैजुअलिटी इन्हीं की वजह से है। आज इस प्रकार से अन्य ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कैजुअलिटीज इन्हीं की वजह से है। अब आप चीज़ को समझ के देखिए कि आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, पर वो डिसएग्रीमेंट्स को जब आप एक पर्सनल लेवल पर ले जाएं, जब आप अपनी पब्लिक लैंग्वेज को यहाँ पर डिसरिस्पेक्टफुल बना दें, जब आप पूरे के पूरे नेशनल लेवल पर जितने भी मोमेंट्स ऑफ ग्रीफ हैं उनको यहाँ पर पॉलिटिसाइज करके उनको अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए बना दे, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसकी बारे में चर्चा हो रही है और ये लोग कौन हैं। इन लोगों को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, नज़र रखिए, गौर रखिए, आपको भी समझ आएगा किस विचारधारा पे ये काम कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक लेवल पर आप किसी भी विचारधारा को मानिए, फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी राजनीतिक वर्ग आज है, कल नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आज है, कल नहीं होगी, परमानेंट नहीं होगी। राजनीति इस देश को नहीं चलाती, इस देश को ये देश चलाता है। कितने हजार सालों से इस देश के ऊपर जो अत्याचार होते हुए आए हैं, उसके बावजूद भी इस देश का रेजिलियंस ये था कि देश वैसा का वैसा ही रहा। आज आप अपनी इस टुच्ची विचारधारा की लड़ाई, उस राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई को जब देश के ऊपर ले आते हैं, तो सोच के देखिएगा कि आप देश के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कम से कम राजनीतिक लड़ाई में देश को खोखला मत कीजिए। इन लोगों को देखिए, ये कौन है, आपके सामने सारा गेम है, आपके सामने इनकी मोडस ऑपरेंडी और ऑपरेशनल लेवल का थॉट प्रोसेस है। अब आप चीज़ें समझ गए होंगे कि ये चंडीगढ़ लॉबी आफ्टर ऑल है क्या, कौन है, करती क्या है, और इनके जो ऑपोजिशन करने के टेनेट्स मैंने आपको बता दिए, उन टेनेट्स को अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही इस सोशल मीडिया के एरा में आपको ये टेनेट्स इनके दिखेंगे,
आपको सिर्फ ऑब्जर्व करके समझना है कि ये टेनेट्स हैं क्या, ये पॉइंट्स हैं क्या, इनको उजागर कौन और किस इंटरेस्ट से कर रहा है। धन्यवाद।